हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका 10th क्लास के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन। और बच्चों इसी के अंदर हम लोग ज्योग्राफी जो आपके इन्वायरमेंट का जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ने की वापस कोशिश कर रहे हैं। वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन, इनको हम लोग आपका देख रहे हैं कि हम इनको कैसे, आपका जो हमारी जैव विविधता है हम कैसे उसको प्रिजर्व करें, कैसे उसका आपका संरक्षण करें। इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को अगर हम इनको संरक्षित कर लेते हैं, जो इनका आपका निम्नीकरण हो रहा है, अगर उसको हम लोग आपका रोक देते हैं, ये मानिए हमारी जो अपनी विविधता है, हमारा अपना जो आपका पर्यावरण है, वो आपका स्थिर हो जाएगा। और जो आपके बहुत सारे जो आपके भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारे अपने पर्यावरण में जो कुछ आपके बदलाव दिखाई दे रहे हैं, वो बदलाव दिखाई देने आपके कम हो जाएंगे। और भविष्य में अगर हम लोग अच्छा कर पाए तो ये सब चीजें आपकी बंद भी हो जाएंगी। क्लियर है? तो अभी हम लोग आपको उनको पढ़ रहे थे, आपका समझ रहे थे। अब चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जैसा आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले देख रहे थे कि पेड़ पौधों के छुरमुट मट और विविध दुर्लभ प्रजाति आप किस प्रकार आपकी संपत्ति है, कैसे उनको हम लोग आपका संरक्षित करते हैं, क्या सारी चीजें हैं जिसको हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपका समझा है। अब जो है बच्चों हम इसी में आगे चल रहे हैं। ध्यान देना है आपको। देखिए ये है, ध्यान दीजिए इस पर आप लोग, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकें। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। अब देखिए जब आपका लेक्चर प्रारंभ हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ वनों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चला था और गौरा देवी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, और वो आंदोलन था आपका चिपको आंदोलन। क्लियर है? इस चिपको आंदोलन ने उत्तराखंड के लोगों की और लोगों की पेड़ों के प्रति अपने प्राकृतिक के प्रति जो संवेदना दिखाई थी, इस आंदोलन से पूरे विश्वव्यापी और भारत में इसका पता लगा था। ठीक है, आइए देखते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्र में वन कटाई को रोकने के लिए कामयाब नहीं रहे, अपितु यहाँ भी दिखाई दिए कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग कर रहे समुदाय वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों से पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों के बीच बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने आपका देखा है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध आपकी फसलों का उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन ही संभव है। अब देखिए किस तरह से आपका बीज बचाओ आंदोलन चढ़ा, नवदलन जो आपका आंदोलन दिखाई दिया कि हम लोग अपनी चीजों में रासायनिक जो आपके खाद हैं, वो आपके उर्वरक हैं, हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही में हम अपनी चीजों को बनाएंगे और जो हमारी अपना ट्रेडिशनल है उसी से हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे। और ये हमारे प्रॉफिट के लिए और हमारे आपका लाभ के लिए भी एक आपका सौदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये सौदा नहीं होगा। ठीक, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम संरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। क्या करते हैं? ये हमको देखना है कि आपका किस प्रकार से भारत में संयुक्त आपका वन प्रबंधन एवं इसमें पुनरक्षित आपके समुदायों की जो आपका भूमिका है, उस भूमिका को, महत्व को हमने समझने की आपके कोशिश की है कि औपचारिक रूप में इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। बच्चों किसने किया था? उड़ीसा राज्य ने। ये आपको ध्यान देना है। उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसने पहले संयुक्त पास किया था। क्लियर है? वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन
रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जिसमें गैर इमारती वनों के उत्पादक के हकदार होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में कारीगर होती हैं। भारत में पर्यावरण का विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने से भी देर है। अतः ये विकास की क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर आपका केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। और हमें क्या करना है, इस प्रकार के अपने प्रबंधन करना है, इस प्रकार की चीजों को करना है जो क्या हो, हमारे जनमानस पर आपका केंद्रित हो और हमारे पर्यावरण को संरक्षण करें। इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये काम आपका करना है, इनको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध का एक आपका कोटेशन है हमारे पर्यावरण के लिए, हमें इसको समझने की आवश्यकता है। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को विनाशक को छाया प्रदान करता है। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने आपका बोध जो है उन्होंने बताया कि वृक्ष आपका किस प्रकार दानशील है, क्या उसका कार्य है और कैसे उसके जीवन यापन रहा है और क्या उससे लाभ होते हैं, उन सब के विषय में इन्होंने हमें बताया है। अब तक समझा आप लोगों ने? ये पूरा चैप्टर आप लोग देख चुके हैं कि क्या किस प्रकार से है। देखिए, घड़ियाल आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये है घड़ियाल, दिखाई देगी घड़ियाल, आप इनको देख सकते हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ चीज है जो आपने लेक्चर में पढ़ा हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न हमसे ले सकते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर नंबर 2 आपका बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको देखा और बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे अपना लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब है आपका नया आपका चैप्टर है और नए चैप्टर पर आपको ध्यान देना है, जोर देना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। आपको इस चैप्टर की महत्वता को समझना होगा कि आखिर में ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इतना आपका महत्वपूर्ण है। उन सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। अब देखिए पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? अब देखिए, दो बच्चे बात कर रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है कि देखो, इसका नाम है चिंटू और इसका नाम है पिंकी, जो लड़की है। पिंकी से चिंटू बोल रहा है, क्या पिंकी तुमने जो असम में बाढ़ आई है, तुमने उस दिल दहलाने वाली बाढ़ की रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में तो जो कुछ आया उसको बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। अब ये उसके महत्व को समझा रही है, उसके महत्व को बता रही है कि क्या चीजें हैं, कैसे बाढ़ आ रही है, कैसे नुकसान कर रही है। इनको थोड़ा सा आपको देखना है। मैंने देखा है, क्या यह आश्चर्य नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब कह रहे हैं कि ये कितने आश्चर्य की बात नहीं है कि जो आपका जल है ये आपका जीवन आपका देता भी है और जीवन आपका ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है।
क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? क्या होती है बच्चों? जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से ही आपका चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदी और अन्य जल स्रोत जैसे झरने, झीलों, पोखरों और मरो उद्यानों के आसपास क्यों बसते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे को समझ आ रहा है कि लोग झीलों के पास, नदियों के पास ऐसा ही क्यों है कि वहां पर ही आपका मानव का जो है आपका वास होता है, ये मेरे को समझ आ रहा है। अब देखिए, चैप्टर हमारा जो है जल संसाधन अब एक स्टार्टिंग फेज में है और हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं और इसके महत्व को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 3/4 धरातल, कितना? 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है आपका? जल से। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत बहुत कम है। कह रहे कि हमारे पास कितना है? 3/4 जल, यानी कि जल की बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा कितना जल है जिसमें हम लोग आपका प्रयोग में ला सकते हैं, तो जल का अनुपात बहुत कम है। कैसा है? जल का अनुपात क्या है? बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूजल स्रोत से प्राप्त होता है। क्या होता है? अलवणीय जल और भूजल स्रोत से हमको प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनकरण और पुनर्भरण जल चक्रीय द्वारा होता है। और कह रहे हैं कि जो अलवणीय जल है, चाहे अपवाह हो, चाहे आपका भौम जल, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर है, हमें क्या होता है? वहां से प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि लगातार नवीनकरण, यानी कि उसका रिसाइकल होती है, और पूर्ण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनकरण सुनिश्चित होता है। और कह रहे हैं जो जल है, उस जल का जो आपका नवीनकरण आपका सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीनकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हो सकती है। कह रहे फिर भी आप लोग देख लेंगे कि हमारे पास आपका इतना जल है 3/4, तो इसके बावजूद भी हमारे पास जल की कमी कैसे हो सकती है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। कब? 2025 में। इसकी जल की नेता जो आपकी कमी है उसको झेलेंगे, यानी कि उनके सामने पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। कह रहे जो आपका जल दुर्लभता है और जल आपका संरक्षण है, इसकी जो आवश्यकता की हम लोग अगर बात करें तो उसको क्या कहेंगे। देखिए, जल के विशाल भंडार और इसके नवीनकरण योग्य गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसा ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्कालिक ही कम वर्षा वाले सूखे या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। कह रहे जब भी हम जल की कमी की बात करते हैं तो उस जल की कमी बात करने में हमें सूखाग्रस्त जो इलाके हैं वो हमें ध्यान आते हैं हमारे मानस पटल पर। परंतु राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करती है और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय कर कर पनिहारियों का चित्र चित्रित होता है। कह रहे आप लोग राजस्थान में देखोगे तो जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो आपको दिखाई देगा कि वो आपका मटके लेके, उनको बोलते हैं पनिहारी, यानी कि जल को लाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको हम पनिहारी कहते हैं। देखिए ये शब्द है पनहारी, ठीक। और इन्हें हम लोग आपका लेके आते हैं। तो इसमें हम लोग आपका देखते हैं कि यह जो सच है कि कितनी लंबी रास्ते में वो किस तरह से जल को अपने सर पर लग कर लाती हैं। अब देखिए कि वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण
जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकांशतः जल की कमी के कारण अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण होता है। कह रहे जलों में क्या है आपका असमान बाप का वितरण है, और इस असमान वितरण के कारण हमको बहुत सारी चीज हमको दिखाई देती हैं। अब देखिए, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहरों के उदाहरण हैं कि जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिमाण स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिमाण क्या है, घोषित हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने वाले के लिए भी है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करते हुए सिंचाई सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा शुष्क प्रतिरोधी फलों के विकास में अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना आवश्यक है। क्या करना है उसमें, आपका क्रांति लाना क्या है, आवश्यक है। ये आपको समझना है। अब देखिए कि इमेज दिखाई गई, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन स्वच्छ पानी के लिए ये बच्चा देखिए आपका अपनी बोतल को जो है आपका भर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब देखिए, अब बता रहा है एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, जबकि दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वार्षिक वाले देश में प्रतिभागों में आपका सूखा पड़ता आवश्यक है। यानी कि आप इजराइल को देखोगे तो वहां 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि वहां बारिश ना के बराबर होती है। ठीक, और हमारे यहाँ एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश है जहां औसतन 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वहां के लोग देखिए पानी की आपकी कतार में लगे हैं, लाइन में लगे हैं। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार सुनिश्चित जल प्रबंधन ना होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेज बहकर समुद्र में जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश की पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है और उचित प्रबंधन द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्या उचित प्रबंधन होगा तो हम लोग उसको नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या नहीं करते, उसका आपका जो उचित आपका प्रबंधन है वो हम लोग उचित प्रबंधन उसका नहीं करते, जिससे हमको सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको इन सब चीजों को देखना है, क्या चीजें हैं, क्यों हो रही हैं और किस प्रकार हैं, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सको और बहुत अच्छे से इनको देख सको, क्यों है ये और किस प्रकार से। देखिए, मैं आपको जल प्रबंधन के विषय में या एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले आपका हिमाचल प्रदेश में जल को लेकर एक बहुत बड़ा संकट आपके शिमला में आपका पैदा हो गया था, और ऐसा ही जो एक आपका संकट है बच्चों, ये एक ऐसा ही संकट जो है आपका, ये देखिए चेन्नई में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ठीक, और इस चेन्नई के जल संकट ने पूरे भारत को आपका चिंतित कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अगर जल प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले महानगरों में ऐसे 10 आपके बड़े शहर हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, क्लियर है, चेन्नई और दिल्ली, सूरत, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और शिमला, ये ऐसे शहर हैं जहां पर आप देखिएगा कि पानी की बहुत कमी है। अगर हम लोग बात करें अपने राज्य में तो हमारे यहाँ कितनी नदियां निकलती हैं, कितना ग्लेशियर है, लेकिन हमारे यहाँ भी पहाड़ों में पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस पानी को स्टोरेज करके वापस लोगों के घरों तक भेजने के लिए हमारे पास कोई आज भी
उचित प्रबंधन नहीं है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और ट्यूबवेल हैं, जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में आपका पड़ सकती है। क्या पड़ सकती है? जो भोजन सुरक्षा है वो आपकी खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्र कंपनी बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैलती जा रही हैं। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी बहुराष्ट्र जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या हो रही हैं? औद्योगिक घराने के रूप में फैलती जा रही हैं। औद्योगिकों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलावड़ीय जल के अलावा उसको चलाने के लिए ऊर्जा का भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक जल आपूर्ति विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत लगभग 22% जल से प्राप्त होती है, यानी कि जितनी भी हम लोग अपनी विद्युत यूज करते हैं उसका 22% हम लोग कहाँ से बनाते हैं? आपका जल विद्युत से बनाते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इसमें संबंधित समस्या में भी गहराई हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब देखिए बच्चों, आप शहरों में खास करके देख सकते हैं कि जिस तरह से आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमको संसाधन की रिसोर्सों की आवश्यकता है और सबसे पहले बेसिक में हमको हवा और पानी, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। आज हमारी ऑक्सीजन जो है, हवा है, वो भी गंदी हो चुकी है, विषैली हो रही है और जल की उपलब्धता तो दिन पे दिन आपकी घटती जा रही है, क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर पा रहे। अब देखिए, जितना हमारे पास जल है 3/4 है, लेकिन 3/4 के अंतर्गत हमको पीने योग्य जल कैसा है? बहुत कम है। उस पीने योग्य जल को अगर आप लोग देखेंगे तो जैसी आपका वर्षा होती है तो वर्षा का जल क्या करता है? ग्राउंड वाटर को आपका रिचार्ज करता है। रिचार्ज का मतलब जितना पानी आपका वर्षा में हुआ है वो पृथ्वी के अंदर स्टोर हो जाता है और उसी को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर स्टोर ही नहीं होगा, वो पानी नदी नालों से, आपके नदियों के माध्यम से बह के समुद्र में पहुंच जाएगा, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें निरंतर आपकी कमी आती चली जाएगी और हमारे सामने संकट खड़े होते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। किसकी बात की है? जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां के लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है। क्या है? काफी आपके जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता है और यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ सालों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ घरेलू और अपशिष्ट रासायनिक कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। मानव उपयोग के लिए खतरा है। कह रहे कि जिस तरह जो हमारे पास प्रचुर जल आपकी मात्रा है, हमने उसको भी ज्यादा आपका प्रभावित कर दिया है। कैसे प्रभावित किया है? हमने जो औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं, जो आपके रसायन हैं, आपके कीटनाशक हैं, और हमने अपने एग्रीकल्चर में जो उर्वरक का जो आपका प्रयोग किया है, उस उर्वरक के प्रयोगों से क्या हुआ है? हमने अपना पूरा जो जल था हमने उसको बर्बाद करने की तरफ आपका बढ़ दिया है, क्योंकि उसमें केमिकल आपका परसेंटेज मिल चुका है और जिससे क्या हो रहा है बच्चों? हमारे शरीर संबंधी विकार होते जा रहे हैं। आप लोग देखिए, वेस्ट बंगाल में अगर आप जाओगे तो दामोदर नदी आपको दिखाई देगी।
दामोदर नदी बिल्कुल आपको नीली मिलेगी क्योंकि उसमें आर्सेनिक और पारे की मात्रा बहुत ज्यादा है और पारा और आर्सेनिक मनुष्य के तंत्रिका तंत्र आपके नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इस तरह से ये चीजें हम लोगों को आपको दिखाई देंगी। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कई बार आपको न्यूज समाचार में हमको देखने के लिए मिलता है कि एक व्यक्ति है अपनी सब्जी को नाले में धुलकर हरी कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि नाले के माध्यम से इतने अपशिष्ट बह रहे हैं, उसमें इतना केमिकल, इतना रसायन है कि जब उसमें सब्जी डाली जाती है तो उसका कलर ही बदल जाता है। आप इसको देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है और कितनी चीजें निरंतर आपका बढ़ती जा रही हैं और कितनी गंभीर समस्या हमारे सामने मिल रही हैं। अब देखिए, भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं हैं। छोटी सरिता मतलब उनमें कम जल रहता है, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही हैं और बड़ी नदी जैसे गंगा, यमुना में का कोई शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण का भारत का नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है इन पर? अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। हर दिन गहरता, और कह रहे हैं हर दिन ये आपका गहराता ही जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में, और कह रहे हैं इससे जो हमारा जीवन है, आपका संपूर्ण जीवन, वो क्या है? हमारे खतरे में है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें, समुदाय को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपने आजीविका के उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे देश में प्राकृतिक को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधन के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। कह रहे कि इन सब चीजों को देखते हुए आपको पता चलेगा जो हमारा जितना भी संसाधन है उसका ह्रास हो सकता है। पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है और कह रहे हैं जो पारिस्थितिकी संकट है ये पैदा हो सकता है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है और कह रहे हैं कि इसके इफेक्ट हमारी लाइफ पर आपको सीधे जो है वो आपको दिख सकते हैं। क्रियाकलाप आपको ध्यान दीजिए, आपने दिन प्रतिदिन ही में अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए आप क्या करें, दिन प्रतिदिन अनुभव करें कि जल संरक्षण के लिए एक सापेक्ष प्रस्ताव लिखो कि आप कैसे जल संरक्षित कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, उनके विषय में आपको चीज लिखनी चाहिए। आगे देखिए, बहुउद्देश्य नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। क्या करना है? समन्वित जल संसाधन। ये किस तरह से हम लोग जल को समन्वित तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम लोग जल संसाधन कर सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं, और बहुउद्देश्य नदी परियोजना का क्या महत्व है और क्यों आपके इम्पोर्टेंस है और क्यों हमारी सरकार इस पर निरंतर आपका ध्यान दे रही है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। उससे पहले जितना हमने पढ़ा है अभी तक, समझा है, इसमें कोई आपको डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप लोग अपने बच्चों सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, अपना डाउट हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको चैप्टर के महत्व को समझना है कि जल संसाधन, जल क्या है? हमारा रिसोर्स है और हम लोग कैसे अपने रिसोर्स को बनाए रख सकते हैं और कैसे हम इसका प्रबंधन आपका कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा और ये आपको समझना होगा। आइए, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? अब किसकी बात कर रहा है? संरक्षण की और आपके प्रबंधन की कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे से बांध, जलाशय तथा झीलों के तटबंध और नहरें जैसी उत्कृष्ट
जल आकृतियां बनाई हैं। ठीक, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। और क्या किया है, ये जो हमारी परिपाटी है ये हमने आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों को बांध बनाए हैं। और कह रहे हैं बहुत सी ऐसी नदी हैं जिनके बेसिन में हम लोग क्या करें, आपके बांध बनाए हैं। अब देखिए, प्राचीन भारत में जल कीर्तियां ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक रंगेश्वरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल स्तर को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र को बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। कलिंग यानी कि उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेलूर कर्नाटक, आप कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय में की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी। देखिए, जो भोपाल में आपको झील दिखाई देती है वो झील कैसी है बच्चों? कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी पोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास यानी कि विशिष्ट तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था? हौज खास। किसने? 14वीं शताब्दी में। किसने? इल्तुतमिश ने। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना को आप लोग देख लीजिए, किस तरह से हम लोग जलों को संरक्षित कर रहे हैं। आप भागीरथी पे डैम देख सकते हैं, जो सबसे ऊंचा बांध आप लोगों को मिलेगा और सबसे बड़ा भी एशिया का। आप इसको समझिए। आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में बच्चों जितनी हमारी छोटी या बड़ी नदियां हैं, हम सब पर आपका चेक डैम बना रहे हैं ताकि हम उनके पानी को संरक्षित कर सकें और पानी को संरक्षित करके हम लोग क्या कर सकें, उस पानी का सही यूटिलाइजेशन आपका कर सकें ताकि लोगों के जीवन में गुणवत्ता आ सके। और हमारी क्या है, यही कोशिश है और हमारा यही प्रयास है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि आपका किस प्रकार से हम लोग अपना जल आपके संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं, हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए आपका देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी होती हैं। और ताकि अगर ये जल संसाधन ही आपका समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो आपका खतरे में आपका पड़ जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी या अपना प्रश्न हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। और बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।